Let's discuss infertility, starting with the definition. It is defined as inability to conceive after 1 year of regular and unprotected intercourse. So this is the definition. इसमें काफ़ी कीवर्ड्स का यूज़ हुआ है और वो आपको एक्जैक्टली सेम लिखने हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर. ठीक है. सबसे पहले है इनअबिलिटी टू कंसीव. आई होप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेकंड है 1 ईयर. 1 साल तक का टाइम दिया गया है. 1 साल तक का टाइम क्यों दिया गया है? ठीक है. सो देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज फिकंडेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. तो ऑब्वियसली 12 महीने होते हैं, 12 साइकिल्स होंगी. हर साइकिल की कुछ प्रोबेबिलिटी रही होगी कि फुल 100% चांसेस तो नहीं होंगे ना कि एक साइकिल में एक विमेन इज गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो ऐसे फैक्टर्स को और प्रोबेबिलिटी को देखा गया 12 महीने तक. तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, सो 85 to 90% ऑफ द पीपल दे आर एबल टू कंसीव. ठीक है. मान लो अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर देयर आर 100 पीपल, तो उन 100 पीपल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज भी नहीं किया, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुए. ठीक है. अगर ऐसा होता कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेग्नेंट हो जाते, तब तो सारे 100 ऑफ द कपल्स वुड हैव गॉट प्रेग्नेंट इन दैट टाइम ओनली. ठीक है. ऐसा नहीं हुआ. बहुत सारे फैक्टर्स कम्स इनटू प्ले. तो मैक्सिमम इट टेक्स अप टू 1 ईयर. तो उन 100 लोगों में से 85 to 90% दे वर एबल टू कंसीव. ठीक है. इसलिए 1 साल तक का टाइम दिया गया है डेफिनेशन में. ठीक है. रेगुलर का मतलब है फॉर रेगुलर और सम एडिक्वेट इंटरकोर्स इज 1 वीक में 3 टाइम्स इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. मिनिमम 3 टाइम्स इज द फ्रीक्वेंसी 1 वीक में 3 टाइम्स. ठीक है. इंटरकोर्स. एंड इट हैज टू बी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कोई कॉन्ट्रासेप्शन का यूज ना हुआ हो. ठीक है. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ठीक है. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी क्या होती है? देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इन पास्ट. ठीक है. कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इन पास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट अबॉर्शंस आल्सो. हमें नहीं पता कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट प्रेगनेंसी. ठीक है. अलाइव है, डेड है. ठीक है. लेकिन देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, शी वाज प्रेग्नेंट. ठीक है. तो ये 2 टाइप्स की होती है. ठीक है. अब हमने 1 ईयर तो कहा कि हम 1 ईयर का वेट करते हैं. देयर आर सर्टेन केसेस जहां भी अर्लियर इवैल्यूएशन हैज टू बी डन. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर. कौन-कौन से केसेस हैं? जैसे प्रायर इनफर्टिलिटी. ठीक है. हमें पहले से पता है, देयर इज हिस्ट्री. ठीक है. देन प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियस रिस्क फैक्टर्स. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि एज ऑफ द वुमेन इज मोर देन 35 इयर्स. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर. ठीक है. सो नेक्स्ट वी कम टू द बेसिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इनफर्टाइल कपल. तो जब आपके पास पेशेंट आएगा, हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड? सो देयर हैज टू बी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है. हस्बैंड में हस्बैंड सीमेन एनालिसिस हैज टू बी डन एंड फीमेल में देयर हैज टू बी टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन, देन ट्यूबल पेटेंसी के लिए टेस्ट होंगे एंड एटलीस्ट अ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. ठीक है. ओके. सो फॉर दिस इनफर्टिलिटी वी हैव female causes, there are some unexplained causes, and then we have the male which is contributing to infertility. If you see, it's not that ki for infertility the females are only responsible. Okay. Females are just 40 to 55% and males they have a major role. 40% is not a less number, right? और unexplained रहते हैं कुछ 10% causes. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो फीमेल्स में कितने हैं? 40 to 55% और मेल कितना है? 40% और अनएक्सप्लेन्ड कितना है? 10%. ठीक है. अब फीमेल्स में क्या क्या रीजंस रह सकते हैं? ठीक है. अंडर फीमेल में ओव्यूलेटरी कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, सबसे ज़्यादा वही रहता है 30%. ठीक है. ट्यूबल रीजंस रह सकते हैं 20 to 30%. यूट्राइन रीजंस रह सकते हैं 15% और सर्वाइकल रीजंस रह सकते हैं 5%, सबसे कम. तो आपको सीक्वेंस में ही ये लर्न करने 1 2 3 4. ओव्यूलेटरी, ट्यूबल, यूट्राइन, सर्वाइकल. ओव्यूलेटरी में क्या क्या रीजंस है वो अभी हम पढ़ेंगे. ट्यूबल में क्या रीजंस हैं, यूट्राइन और सर्वाइकल, और इनका पर्टिकुलर मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. बट बिफोर दैट, अनएक्सप्लेन्ड मतलब हमने उसका सारे टेस्ट करवाए, सब ठीक है. नॉर्मल हिस्टोसल्पिंगोग्राफी, नॉर्मल ऑप्यूलेशन, एटलीस्ट 1 ट्यूब इज पेटेंट एंड नॉर्मल टीवीएस, सब कुछ नॉर्मल ही है. हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या रीजन है. ठीक है. फॉर मेल इनफर्टिलिटी अ सेपरेट वीडियो इज देयर. ठीक है. डू चेक दैट आउट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन. सो हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आस्क द एज. ठीक है. शुरू से शुरू करना है. एज पूछोगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछोगे. ठीक है. कि उसका मिनार्की कब थी, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैसे थे, वेदर दे वर रेगुलर और नॉट, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आप पूछोगे, डिसमेनोरिया आप पूछोगे. ठीक है. एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्पेरियोनिया. ठीक है. पेल्विक पेन, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. तो इससे रिलेटेड आपने हिस्ट्री अलग से पूछनी, कोई डिस्चार्ज की या लोअर एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री है. ठीक है. वो सारा लिख लो इसमें. हिस्ट्री ऑफ जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस. देन यू कैन ऑल्सो, नॉट कैन बट यू हैव टू आस्क टाइम सिंस मैरिज एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो नहीं है. देन हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, हिस्ट्रीज ऑफ गैलेक्टोरिया कि कहीं इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल तो नहीं है, दैट कैन बी अ कॉज, राइट. हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ कोहैबिटेशन, वेदर द हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट. ठीक है. ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन एग्जामिनेशन में आपको सर्विक्स देखना है, यूट्रस देखना है, एडिनेक्सल मास और टेंडरनेस, एंटीवर्टेड और फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, ये सब आपने एग्जामिनेशन में देखना है. तो सो वी हैव डन द हिस्ट्री टेकिंग आल्सो. नेक्स्ट अब हम एक एक फैक्टर को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम रह सकती है. ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओवरी. ठीक है. ओवरी सबसे पहले आता था. फीमेल्स का अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और सबसे पहले हमने फीमेल्स में कहा कि ओवरी इज द वन जो 30% कंट्रीब्यूट कर रही थी, आई थिंक. तो और
उसके अंदर अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप 1, दिस इज द WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है। सो व्हाट ऑल आर द रीजंस कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। ग्रुप 1 क्या होते हैं? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ अ समरी, इसमें मैनेजमेंट भी साथ में ही है, ठीक है। तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडोगोनाडिज्म, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ है? हाइपोथैलेमस में है या पिट्यूटरी में है। एग्जांपल कैल्मन सिंड्रोम, ठीक है। अब ऊपर से ही सब कुछ सिस्टम खराब है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? आपके हार्मोन्स कम रहेंगे, सो देयर विल बी डिक्रीज एफएसएच, डिक्रीज एस्ट्रोजन, ठीक है। लेकिन प्रोलैक्टिन लेवल्स यहाँ पे नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे कैसे आप इसका मैनेजमेंट करोगे? विद द हेल्प ऑफ जीएनआरएच पल्सटाइल थेरेपी, ठीक है। फिर अगला आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। इनफर्टिलिटी में देखें और ओवेरियन कॉजेज में ग्रुप 2 वाला जो है सबसे ज्यादा होता है। इसे ईओगोनाडोट्रोपिक या नॉर्मोगोनाडोट्रोपिक नॉर्मोगोनाडिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं कि आपका जैसे एफएसएच और ईस्ट्रोजन दे आर नॉर्मल, आपके हार्मोन्स नॉर्मल ही हैं, तो मतलब गोनाड्स में कुछ होगा। पीसीओएस इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। पीसीओएस पीसीओडी इज द मोस्ट कॉमन। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल। फिर आते हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या है? हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इसमें आपके हार्मोन्स एफएसएच वाले ज्यादा हैं लेकिन ईस्ट्रोजन कम है, ठीक है। ऊपर से आपका हार्मोन ज्यादा है एफएसएच वाला, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ईस्ट्रोजन कम है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन इसमें नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन तीनों में नॉर्मल है। तो प्रॉब्लम इसमें हो सकती है ओवेरियन फेलियर, ठीक है। ओवेरियन फेलियर क्यों होगा? प्री मैच्योर मेनोपॉज और प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट इसका ओवम डोनेशन के साथ ही करना पड़ेगा। और ग्रुप 4 में आते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। इसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। दिस इज योर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो इसको मैनेज करने के लिए आप ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबागोलिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेस्ट्स ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो हमने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लिया कि ओवरी सबसे ज्यादा कॉजेज है और उसके इतने सारे कॉजेज हर लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। हमारे काम की चीजें यहाँ पे टेस्ट्स फॉर ओव्यूलेशन, हमें कैसे पता करना है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है, ठीक है। अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज योर बेसल बॉडी टेम्परेचर। 3 to 4 days after the ovulation there is approximately 0.4 degree Fahrenheit rise in the temperature due to progesterone, ठीक है। So this is the first test which is usually performed, ठीक है। उससे बेटर टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हु इज गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर डेली, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट 3 to 4 days आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन कर रहे हैं, मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है तो ओव्यूलेशन होने के 3 से 4 दिन बाद कितना राइज टेम्परेचर होगा? 0.4 डिग्री। किसकी वजह से होगा? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होगा, ठीक है। अगला टेस्ट है सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस, सर्विक्स के म्यूकस की चेंज की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो हार्मोन्स, एक ईस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। जब तक तो ईस्ट्रोजन है द सर्वाइकल म्यूकस विल बी थिन, और यहाँ पे इसे स्पिन बार्केट और फर्निंग पैटर्न, आपको स्पिन बार्केट टेस्ट फर्निंग पैटर्न मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? म्यूकस इज थिक एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक अपार्ट एंड आपका फर्निंग हो जाएगा एब्सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो ही लाइंस आपके लिए काफी हैं और यही इंपॉर्टेंट है, यही लिखनी है, ठीक है। टू द पॉइंट कि जब तक ईस्ट्रोजन है, सर्वाइकल म्यूकस थिन है, स्पिन बार्केट पॉजिटिव है और फर्निंग टेस्ट इज फर्निंग पैटर्न इज देयर, ओके। और प्रोजेस्टेरॉन में फिर वो थिक हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और फर्निंग इज एब्सेंट है, क्लियर। अब हम आते हैं सर्वाइकल साइटोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विक्स की साइटोलॉजी का नाम, ठीक है, सॉरी विजाइनल साइटोलॉजी, ठीक है। तो tell us about the hormonal status of the women. Sample is taken from the lateral vaginal wall near fornix. ठीक है, कौन से वॉल से लिया? लेटरल विजाइनल वॉल से हमने सैंपल ले लिया है। अब 3 तरीके के सेल्स मिलते हैं इसमें, काइंड्स ऑफ सेल, सुपरफिशियल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स, पैराबेसल एंड बेसल सेल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? सुपरफिशियल, फिर बीच में इंटरमीडिएट और ऑब्वियसली पैराबेसल और बेसल जो बेस पे होंगे, ठीक है। अब आपके जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं दे आर इयोसिनिक सेल्स, ठीक है। दे आर ई से इयोसिनोफिल्स, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। सबसे पहले वाले किसके इन्फ्लुएंस में है? ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। तो ऑब्वियसली अगर ये आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो मतलब अभी तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन हैज नॉट अकर्ड। दूसरा है इंटरमीडिएट सेल्स, ये आते हैं प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में, और अगर हमें ये वाले सेल्स ज्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब ओव्यूलेशन हैज अकर्ड। जो आपके पैराबेसल और बेसल सेल्स होते हैं दे स्टे इन ब्लू एंड दे आर अंडर, दे डू नॉट हैव एनी हार्मोन स्टिमुलस, दे डू नॉट हैव अंडर एनी ग्रोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन्स। तो हमारे काम के सेल्स कौन से हैं? अंडर विजाइनल साइटोलॉजी, सुपरफिशियल सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स, ठीक है। बट लिखना है आपने कि पैराबेसल देयर इज नो हार्मोन स्टिमुलस, ठीक है। तो ये वाले ज्यादा हो जाएंगे अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो इंटरमीडिएट सेल्स आपको मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट टेस्ट इज योर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। अब हमने विजाइना से ऊपर हम कहाँ चले गए? एंडोमेट्रियम में ही आ गए, ठीक है। तो ये तो एक आता है आपका प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम और एक आता है आपका सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेटिव मतलब अभी तक एन ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन एन ओव्यूलेशन के टाइम में तो हो रही होती है, ओव्यूलेशन से पहले प्रोलिफरेशन हो रही होती है ना। तो उस टाइम क्या होता है? नैरो ट्यूबुलर ग्लैंड्स, लूज सेंसेशियल स्ट्रोमा, ठीक है। जैसे ही सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम आपको मिलता है इसका मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। तो सिक्रेटरी वाले में सिक्रेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, राइट। तो इसमें सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन, वैक्यूल्स बने होंगे न्यूक्लियस के साथ नीचे, टॉर्चरस ग्लैंड्स, एडिमेटर स्ट्रोमा, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, तो ये आपका सिक्रेटरी वाला है, ठीक है। तो इस टेस्ट में हमने क्या किया? एंडोमेट्रियम की सैंपलिंग की और उससे हमें पता चल गया कि वो सिक्रेटरी वाला है कि प्रोलिफरेटिव वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से टेस्ट कर लिए? एक बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस चेंज, विजाइनल साइटोलॉजी एंड द फोर्थ वन इज योर एंडोमेट्रियम सैंपलिंग। व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियल सैंपलिंग? अप्रॉक्स 1 week प्रायर टू द एक्सपेक्टेड मेंसेस। मतलब हम ल्यूटियस फेज या सिक्रेटरी फेज में ही लेंगे, ठीक है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सिक्रेटरी फेज देखें, ठीक है। द नेक्स्ट टेस्ट इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्टिंग
दिस इज डन अप्रॉक्स 1 वीक प्रायर टू द एक्सपेक्टेड मेंसेस। ठीक है, ये सारा हम पहले ही कर रहे हैं, मतलब ओव्यूलेशन के बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 वीक प्रायर टू द एक्सपेक्टेड मेंसेस, एग्जांपल इन 28 डे साइकिल हम डे 21 को करेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट है, चीपर है। इफ द वैल्यूज आर लेस देन 3 नैनोग्राम पर ml, दिस इंप्लाइज एन ओव्यूलेशन। ठीक है, बहुत कम वैल्यूज है सीरम, ऑब्वियसली जब ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद ही तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब अभी तक एन ओव्यूलेशन है, अभी तक ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है, तो वैल्यू तो कम ही होगी। अगर इसकी वैल्यू 10 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए, it denotes a normal corpus luteum function, and corpus luteum is formed after ovulation. ठीक है, this is clear. The next test is urinary LH detection. Ovulation is expected to occur 14 to 26 hours after the detection of the urinary LH surge. तो ये urinary, ये कुछ किट्स आती हैं LH किट्स, ठीक है, जिसमें यूरिन से हमें पता चल जाता है। ठीक है, यूरिन में जो है LH डिटेक्ट कर देती हैं वो किट्स, और जब वो डिटेक्ट कर देती हैं उसके 14 to 26 आवर्स के बाद जो है वो ओव्यूलेशन होना है। तो हमें पता है it can be utilized for the timing of intercourse. Now the person knows कि after 14 to 26 hours ovulation has to take place, so the person can time for the intercourse at that particular time. ठीक है, seventh test is your follicular monitoring. ठीक है, TVS के थ्रू हम करेंगे। What all we do under the ultrasounds here. सबसे पहले तो dominant follicle grows at 2 mm per day. The maximum 20 to 25 mm जो है उसका diameter हो जाएगा in natural cycle. After ovulation, जब ovulation हो जाएगा, the signs of ovulation will be shrunken in size. तो आपका जो dominant follicle है वो size में shrink हो जाएगा. There is going to be crenated margins. ठीक है, and fluid in the pouch of Douglas. ठीक है, मतलब जो आपका इतना बड़ा डोमिनेंट फॉलिकल था वो रप्चर कर गया है, ठीक है? तो अब वो श्रंक सा हो गया है, क्रीनेटेड सी मार्जिन बन गई है, और उसके अंदर जो फ्लूइड था वो आपका पाउच ऑफ डगलस में चला गया है। एडवांटेजेस, मॉनिटर द ट्रीटमेंट, दैट इज ओव्यूलेशन इंडक्शन। किसी का आपने खुद से ओव्यूलेशन इंडक्शन किया था, मॉनिटर कर सकते हैं, सी द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। दीस पॉइंट्स आई हैव रिटन सेपरेटली, जैसे कि अभी हमने कहा कि फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ फ्लूइड इन द एंट्रल कैविटी। ठीक है, तो जो भी एंट्रल कैविटी के अंदर का फ्लूइड था वो सारा बाहर चला गया, किसमें, पाउच ऑफ डगलस में। ठीक है, एंडोमेट्रियम की हमने बात की थी कि हम एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को देख सकते हैं। एंडोमेट्रियम अपीयर्स ट्रिपल लेयर्ड कॉल्ड ट्राई लैमिनल अपीयरेंस। ठीक है, ट्राई लैमिनल अपीयरेंस। अगर तो अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज है, क्या है अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज, तो हमें उसमें सिर्फ एक सिंगल इकोजेनिक लाइन मिलेगी, लेकिन सेक्रेटरी फेज में थिक इकोजेनिक एंडोमेट्रियम मिलेगा, 3 लेयर टाइप का। ठीक है, ट्राई लैमिनल अपीयरेंस। ठीक है, सो हमने क्या किया इसमें, अंडर अल्ट्रासाउंड एक डोमिनेंट फॉलिकल्स था, उसको हम मॉनिटर करते गए, और जब ओव्यूलेशन हो जाएगी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है श्रंक कर गया है, उसके मार्जिन क्रीनेटेड हो गए हैं। सेकंड, हम फ्लूइड देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज हम एंडोमेट्रियम को देख सकते हैं, वो कैसा बन जाएगा, ट्राई लैमिनर। ये सारे जितने भी टेस्ट हैं हम उसको परफॉर्म करते हैं एक रेगुलर साइकिल जिस लेडी के हैं उसमें। ठीक है, इफ अ वुमन हैज इरेगुलर साइकिल्स तो वो तो नॉट रिक्वायर्ड टू डू द टेस्ट बिकॉज इट इटसेल्फ सिग्निफाइज एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स। ओके, नाउ यू शुड नो दैट विद रिप्रोडक्टिव एजिंग देयर इज फॉलिकुलर डिप्लीशन। फॉलिकल्स कम होते जाते हैं जैसे एज बढ़ती जाती है, तो इनहिबिन बी जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, एफएसएच इंक्रीज इन अर्ली फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो एफएसएच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देयर इज फास्टर सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स एंड अर्लियर राइज ऑफ एस्ट्राडायोल, शॉर्टर साइकिल्स। तो विद द एडवांसिंग एज क्या होता है, साइकिल्स शॉर्ट होती जाती है। ठीक, तो आपके फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट ओवेरियन रिजर्व टेस्ट्स व्हिच कैन बी डन। डे 3 पे आप ये टेस्ट करते हैं, सीरम इनहिबिन, सीरम एफएसएच, सीरम एस्ट्राडायोल, एंट्रल फॉलिकल काउंट, सीरम एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट इज योर बेस्ट टेस्ट, and you can do a clomiphene citrate challenge test. ठीक है, now the management due to decreased ovarian reserve, obviously अब यहाँ पे egg का depletion हो रहा है, so you have to do a donor egg and IVF के ही लिए आपको जाना पड़ेगा। but in cases जहाँ पे हमारे दूसरे anovulatory factors हैं उनका management अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, so infertility is due to inovulation, तो even if ovulate problem क्या हो सकती है कि egg quality is very poor और low endometrial receptivity हो सकती है। ठीक है, now what are the first line of drugs, letrozole, clomiphene citrates। ये काम नहीं करेगी तो we are going to go into HMG और laparoscopic ovarian drilling, और लास्ट में आप आ जाएंगे थर्ड लाइन में पल्सेटाइल GnRH एंड IVF पे। ठीक है, सो वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेट्रोजोल। ठीक है, लेट्रोजोल आपका PCOD इज द मोस्ट कॉमन कॉज एंड दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। डे 3 से लेकर 7 तक, 3 4 5 6 7 5 दिन तक आप क्या देते हैं, 2.5 to 5 मिलीग्राम। ठीक है, 2.5 to 5 मिलीग्राम इसका डोज है। ये है क्या बेसिकली, ये आपका एंड्रोजन है जो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एरोमेटेज के प्रेजेंस में होता है। आपका लेट्रोजोल जो है वो है एक एरोमेटेज इनहिबिटर। ठीक है, तो वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने नहीं देगा, तो बॉडी में हो जाएगी ईस्ट्रोजन की कमी, द बॉडी इज गोइंग टू सेंस इट एंड वो GnRH को इंक्रीज कर देगी, एज अ रिजल्ट एफएसएच इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली ड्रग है। दूसरी हमने क्या बोला, क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रेट क्या है, ये भी 5 दिन के लिए देते हो आप, डे 3 to डे 7, 50 to 150 मिलीग्राम। ठीक है, इसका डोज ज़्यादा है, ये एक सर्म है। ठीक है, ये भी सेम करेगी, ईस्ट्रोजन को कम कर देती है, नेगेटिव फीडबैक लॉस्ट ऑन GnRH, देयर इज इंक्रीज इन FSH एंड LH and multiple follicles grow. Okay. Now when we are giving clomiphene citrate for 5 days, then we have to do regular follicular monitoring. ठीक है, we doing the management कि अगर anovulation was the cause और हमें cause पता चल गया कि यही था, so आगे कैसे proceed करेंगे, regular follicle monitoring करेंगे, हमें dominant follicle मिल जाएगा जब वो 18 to 20 mm साइज का हो जाएगा। ठीक है, so अब हमें पता है कि there is timed intercourse। ठीक है, dominant follicle है, अब हमें पता है कि ovulation होने वाला है, तो intercourse can be timed, और हम खुद से भी ओव्यूलेशन ट्रिगर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा HCG इंजेक्शन। ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज LH सर्ज। अब इसमें तो हमें नहीं पता है एग्जैक्टली, बट वी नो कि ओव्यूलेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये पेशेंट खुद करेगा अपना टाइमिंग्स। ठीक है, कीपिंग रेगुलरिटी इन माइंड, एंड हियर हमें पता है कि हमने इंजेक्शन दे दिया है उसको LH सर्ज के तौर पे, और अब ओव्यूलेशन इज गोइंग टू अकर इन 36 आवर्स। ठीक है, जब मुझे पता है
कि 36 आवर्स में ओव्यूलेशन होनी ही है, देयर आई कैन सेट फॉर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, सी दीज आर सम फैक्टर्स जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रही हो, मेल काउंटर पार्ट की भी इनफर्टिलिटी में कोई कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो अब मैंने दोनों तरीके से किया कि हमारे पास स्पर्म भी रेडी है और हमारा ओव्यूलेशन वाला भी रेडी है, ठीक है। अब मुझे एग भी मिल गया, सो ओव्यूलेशन अकर्स विदिन 36 आवर्स। सो व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन? ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन आप करेंगे 36 आवर्स आफ्टर गिवन ओव्यूलेशन ट्रिगर, जो बीटा एचसीजी है, ठीक है। सो इसी तरीके से क्लोमिफेन और लेट्रोजोल मस्ट बी गिवन फॉर 3 साइकिल्स, तो 3 साइकिल्स तक आपने ये करना ही करना है। इफ नो ओव्यूलेशन अकर्स देन वी आर गोइंग टू गो टू एचएमजी, ठीक है। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस? 75 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एफएसएच प्लस एलएच, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिकेशंस वही हैं, अगर आपकी क्लोमिफेन और लेट्रोजोल जो है वो फेल हो गया है, आईवीएफ साइकिल्स में यूज कर सकते हैं, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में यूज कर सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड रीजंस हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, ठीक है। आपके क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ भी रहते हैं चांसेस, लेकिन द हाईएस्ट आर इन योर एचएमजी, एंड देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओके। फिर ये हमारा सेकंड लाइन ट्रीटमेंट था, ठीक है, एचएमजी। और इसमें हमने एक और बड़ा साथ में क्या था, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। Burning of the ovarian stroma reduces the number of the theca cells. There is going to be decreased androgen production. ठीक है? But there is a rule of 4 here. Only 4 punctures are done for 4 seconds at 40 watt. ठीक है? But increased chances of ovarian failure and adhesion formation is there. So, ठीक है? So अगर PCOS में IVF करना है, मतलब आपका ये ड्रग्स हैं वो वर्क नहीं कर रही है, तो क्या है IVF के लिए इंडिकेशन यहाँ पे कि उसकी एज ज़्यादा होगी, ठीक है। एज मोर देन 35 ईयर्स, PCOS तो है, लेकिन अदर फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी भी है, क्योंकि सिर्फ अगर PCOS रीजन है तो वो आपके ड्रग्स के साथ मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका ओव्यूलेशन वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इन सबसे हम और एंड में जाके IVF पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द ट्यूबल कॉजेस, ठीक है। अब ट्यूबल आपको पता है 20 to 30% ट्यूब की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। तो ट्यूब में क्या क्या हो सकता है, 3 ही चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेल्पेंजाइटिस, और तीसरा है एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस क्या कर देता है, ट्यूबल अनाटमी को डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, एंड डिक्रीज ट्यूबो ओवेरियन मोटिलिटी, डिफेक्टिव फॉलिकुलर डेवलपमेंट विल बी देयर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म्स एंड इंटरफेरेंस विद फर्टिलाइजेशन। तो इससे पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ ट्यूब में नहीं आएगा, वो यूट्राइन रीजन में भी आ सकता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन इनफर्टिलिटी, ठीक है। ट्यूब्स की एनाटमी खराब कर दी उसने, ट्यूबो ओवेरियन मोटिलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली ट्यूब्स में जब मोटिलिटी होगी ट्यूब्स की, तभी आपका एग जो है वो सीलिया के फंक्शन से आगे आता है, ठीक है। सो डिफेक्टिव फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स को डेवलप नहीं करने देगा, स्पर्म्स को टॉक्सिक एनवायरनमेंट दे देगा, डेफिनेटली इंटरफेयरिंग विद फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट आपके ट्यूब्स में कौन कौन से 3 बेसिक्स है, PID, सेल्पेंजाइटिस एंड सेल्पेंजाइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स एंड एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अब इसके भी टेस्ट होते हैं, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, आपको अलग से क्वेश्चन ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। सो फॉर स्क्रीनिंग और आपका जो टेस्ट है हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। कब करते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, मतलब एंड प्री ओव्यूलेटरी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। पोस्ट मेंस्ट्रुअल या फॉलिकुलर फेज में करते हैं, डे 5 to डे 11 करते हैं, ओव्यूलेशन से पहले करते हैं ये टेस्ट। कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास एक डाई होती है, ठीक है, यूरोग्राफिन डाई। कौन सी डाई होती है, यूरोग्राफिन डाई। विद द हेल्प ऑफ दिस डाई, ये एक रेडियो ओपेक आयोडीन बेस्ड वाटर सॉल्युबल डाई होती है, ठीक है। कैसी है, रेडियो ओपेक है, आयोडीन बेस्ड है, वाटर सॉल्युबल है, और हम इसको अंडर एक्सरे वी आर गोइंग टू सी द स्पिलेज ऑफ डाई फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब्स। तो अगर फैलोपियन ट्यूब्स में से कोई स्पिलेज हो रही है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैनुला, लीच विल्किंसन्स कैनुला, क्या नाम है इस कैनुला का, लीच विल्किंसन्स कैनुला। तो अगर तो देयर इज नॉर्मल ट्यूब, ठीक है, ट्यूब्स आर नॉर्मल, तो कैसी मिलती है आपको नॉर्मल ट्यूब्स, तो ट्यूब्स विल बी नैरो, डू नॉट अपीयर स्ट्रेट और पाइपलाइन, ऐसी सीधी नहीं होंगी वो, ऐसे सीधी सीधी बिल्कुल नहीं होंगी वो, ठीक है। एंड देयर विल बी बायलेटरल स्पिलेज ऑफ डाई, ठीक है। एट द एंड आपके फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम के पास बाहर ही निकल जाएगी ना सारे डाई ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल ट्यूब्स कैसी होंगी, नैरो सी होंगी, पर वो सीधी और पाइप जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, और स्पिलेज ऑफ डाई होगी, ठीक है। ये नॉर्मल है। किन केसेस में आप कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस चीज़ का, ठीक है, नहीं करते हैं, अगर प्रेगनेंसी हो, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो, एक्टिव गोनैडल इन्फेक्शन हो, डाई से ही एलर्जी हो, या ब्लीडिंग हो, इन केसेस में आपने हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी नहीं करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल तो हमने देख लिया कि नॉर्मल कैसे होगी, नैरो से होगी, बायलेटरल स्पिलेज होगी, ठीक है। अगर ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉक्सिमल ब्लॉक है, कि मिड सेगमेंटल ब्लॉक है, कि डिस्टल ब्लॉक है, ठीक है, कहाँ जैसे उसका ब्लॉकेज है, ठीक है। अगर डिस्टल वाला ब्लॉक एकदम एंड में जाके ब्लॉक होती है ना, सो द डाई कलेक्ट बिहाइंड द ब्लॉक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो खुद ही समझ में आ रहा है, अगर आगे जाने नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे कलेक्ट होती रहेगी, डायलिटेशन ऑफ द ट्यूब इज गोइंग टू अकर, और इसे कहते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स एंड अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स हो गया वी हैव टू मैनेज इट, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें ब्लॉकेज पता चल गई। दूसरा, मुलेरियन मैरल फॉर्मेशन, एक्सीडेंटल फाइंडिंग, ठीक है, क्या पता कोई मुलेरियन मैरल फॉर्मेशन हो। तीसरा आता है फिलिंग डिफेक्ट, नॉर्मली क्या हो रहा था कि वो बाहर ऐसे निकल रही थी, बायलेटरल स्पिलेज हो रही थी। अगर तो 3 चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हो सकता है और एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सो अगर तो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, स्मूथ एंड रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट विद ब्रॉड बेस इज गोइंग टू बी देयर। अगर पॉलिप है तो स्मूथ एंड रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट विद नैरो बेस इज गोइंग टू बी देयर। स्मूथ एंड रेगुलर दोनों में ही है, लेकिन आपका फाइब्रॉइड वाला ब्रॉड बेस है, पॉलिप एक नैरो बेस है। एशरमैन सिंड्रोम में देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल इररेगुलर फिलिंग डिफेक्ट्स, तो इसलिए मॉथ ईटन अपीयरेंस आएगी। कैसी अपीयरेंस है यहाँ पे, मॉथ ईटन अपीयरेंस। नाउ वैसे तो जेनाइटल टीबी में इट वाज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बट यू शुड नो कि अगर हो जाता है, ठीक है, जेनाइटल टीबी में करते हैं अगर बाय मिस्टेक या जो भी, मतलब ये फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी अपीयरेंसेस हैं,
लेड पाइप अपीयरेंस, ठीक है, एकदम सीधी है पाइपलाइन जैसी लेड पाइप, और बीडेड अपीयरेंस, और टोबैको पाउच लाइक अपीयरेंस, और गोल्फ स्टिक अपीयरेंस, और कॉटन वूल अपीयरेंस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपीयरेंसेस. कौन कौन से हैं? लेड पाइप, बीडेड अपीयरेंस, टोबैको पाउच, गोल्फ स्टिक, कॉटन. यू हैव टू लर्न देम. सो देयर आर 5 फाइंडिंग्स ऑफ द जेनेटिक टीबी. Second test is your sonosalpingography. ठीक है, तो इसमें we are going to do normal saline को with the help of Foley's catheter we are going to install inside the cervix. Advantages है no radiation and we can access the uterus. Disadvantages, it is difficult to tell exactly where the tube is blocked. ठीक है, फिर आता है आपका gold standard test, that is your laparoscopic chromopertubation. ठीक है, क्या नाम है? Chromopertubation. This is the best test for tubal patency. Gold standard है. क्यों? क्योंकि we can see the outside of the tube. Laparoscopically कर रहे हैं तो हमें ट्यूब का बाहर से भी दिख जाएगा, और spillage visualized. ठीक है, spillage अभी हम एक डाई इंसर्ट करते हैं और उसका spillage हमें दिख जाएगा. ठीक है, simultaneous assessment of the pelvis, that's your advantage. So the dye used here is your methylene blue dye. ठीक है, this is passed per vaginally with the help of the cannula and then the spillage is visualized. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? लैप्रोस्कोपी तो कर ही रहे हैं, हम हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं. ठीक है, दिस हिस्टेरोस्कोपी इज गोइंग टू अलाउ अस टू सी द यूट्राइन कैविटी. ठीक है, इफ एनी mucus plug or debris is causing the obstruction at cornua or any spasm, it will be relieved. Hysteroscopic cannulation. ठीक है, तो आपके कॉर्नुआस यहाँ पे क्या पता कोई डेब्रिस रहा हो या कोई स्पैज़म रहा हो, तो जब हम हिस्टेरोस्कोपी कर रहे होंगे उस टाइम हम उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो हिस्टेरोस्कोपिक कैनुलेशन. ठीक है, सो ठीक है, हमें पता चल गया कि रीज़न क्या है, ट्यूब की वजह से. तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज नाउ? सो इफ देयर इज यूनिलेटरल ट्यूबल ब्लॉक, तो एक ट्यूब तो आपके पास ऑलरेडी है. ठीक है, तो वहाँ पे तो रास्ता क्लियर है. सो वी कैन डू क्लोमिफेन सिट्रिन के साथ हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रिन के साथ कैसे करते हैं वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. ठीक है, दोनों ही ट्यूब्स अगर आपकी ब्लॉक है, बेस्ट आपका आईवीएफ है. ठीक है, मान लो एज बहुत ज़्यादा है, देयर इज डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व या बहुत सीवियर तरीके का ब्लॉक है, तो बेस्ट आपके लिए आईवीएफ ही रहेगा. लेकिन अगर आपको लगता है माइल्ड ब्लॉक है, आप उसको क्लियर करवाना चाहते हैं, तो फिंब्रियोप्लास्टी करते हैं एंड वी डू अ न्यू ओपनिंग इज मेड, नियोसेल्पिंगोस्टोमी. ठीक है, नियोसेल्पिंगोस्टोमी. ठीक है, फिर एक हमने हाइड्रोसेल्पिंग्स मैनेजमेंट. ठीक है, मान लो डिस्टल ब्लॉक था और क्या हो गया, अब हाइड्रोसेल्पिंग्स हो गया, तो उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज फ्लूइड जो हमने एक्यूमुलेट हुआ था वहाँ पे इज एम्ब्रियोटॉक्सिक. जो डाई हमने इंसर्ट की थी यूरोग्राफिन. ठीक है, सो दैट इज एम्ब्रियोटॉक्सिक. ड्यूरिंग आईवीएफ, फिर जब हम आईवीएफ कर रहे होंगे, द फ्लूइड में ट्रिकल डाउन एंड हार्म द इम्प्लांटेड zygote. सो कन्वेंशनली अर्लियर bilateral self-injectomy followed by IVF were used to be done, but nowadays clips are applied at the proximal ends to prevent the fluid entry into the uterine cavity. Okay, followed by IVF. There were certain indications, tests for the ovarian reserves. ठीक है, which we left. इंडिकेशंस क्या थी कि एज अगर 35 ईयर्स, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है रिजर्व्स डिक्रीज होते जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम डेफिनेटली ही करेंगे ओवेरियन रिजर्व्स के टेस्ट. ठीक है, क्रॉनिक स्मोकर हो, कोई हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज इन फैमिली, और हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जिकल रेडियोग्राफी और कीमोथेरेपी और सम केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश द ट्यूब के जो रीजंस थे. नेक्स्ट आते हैं आपके यूट्राइन कॉजेस, जो 15% थे. यूट्रस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली वही ज़्यादातर होंगे. इंट्राम्यूरल कम होते हैं, जो मोर देन 5 सेंटीमीटर होंगे, दे मे. ठीक है, और देयर इज एंडोमेट्राइटिस, ये यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, एंडोमेट्राइटिस. ठीक है, क्रॉनिक फॉर्म, और सम एंडोमेट्रियल पॉलिपिस. सो हाउ यू गोइंग टू इवैल्यूएट यूट्राइन इवैल्यूएशन? हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी. ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी, तो ऑब्वियसली डाई वहीं से जानी है तो वहाँ से दिखेगा ही. अल्ट्रासाउंड में हमें मुलेरियन अनोमलीज मिल सकती हैं, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कर सकते हैं, एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिस्टेरोस्कोपी. ओके, देन द लास्ट वन वाज द सर्विक्स. 5% है ना कंट्रीब्यूशन था उसका. सर्विक्स में क्या हो सकता है? सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज. सो हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट? हम करेंगे पोस्ट क्वार्टल टेस्ट, इसे सिम्स हैबनर टेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, सो आफ्टर पोस्ट क्वार्टल, आफ्टर क्वार्टल्स वी आर गोइंग टू चेक द सर्वाइकल म्यूकस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अगर उसमें स्पर्म की हमें शेकी और सर्कुलेटरी मूवमेंट मिलती है, इसका मतलब एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट देयर. और मैनेजमेंट क्या रहेगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्योंकि उसमें हम बाईपास कर रहे हैं सर्विक्स. ठीक है, एंड द लास्ट वाज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. ठीक है, 10% जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? सबसे पहले तो आप वही करेंगे क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करना है हमें इसके साथ. ठीक है, आइडियली वैसे आईवीएफ करना चाहेंगे, बट इनिशियली हम 3 साइकिल्स ऐसा करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ, और अगर इट स्टिल फेल्स तब जाके हम जो है वो आईवीएफ करते हैं. ठीक है, विद दिस वी फिनिश द इनफर्टिलिटी पार्ट.